हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोशल साइंस सिंप्लीफाइड में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो टाइटल से ही आपको क्लियर होगा कि हम यूरोप के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन यूरोप के बारे में हम किस बारे में बात करेंगे? वो भी टाइटल में ही लिखा है, नेशनलिज्म। तो सबसे पहले नेशनलिज्म के मीनिंग को समझते हैं। इट इज अ फीलिंग of strong identification with one's nation or the sense of common identity। अब ये एक ऐसा बिलीफ है जहां लोगों का मानना है अगर वो सेम कल्चर, लैंग्वेज या हिस्ट्री शेयर करते हैं तो उनके लिए एक सेपरेट नेशन बनना चाहिए। तो हमने किसकी बात की कि यहाँ पर कल्चर, लैंग्वेज एंड हिस्ट्री शेयर करने वाले लोगों के लिए एक नेशन स्टेट क्रिएट करना। अब हमें नेशनलिज्म का मीनिंग तो समझ आ गया, पर इस नेशनलिज्म के आइडिया की शुरुआत कहाँ से हुई तो उसे समझते हैं। तो ये जो नेशनलिज्म का आइडिया है जो पूरे यूरोप में स्प्रेड हो गया था 19th सेंचुरी में, और इसी की वजह से सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज देखने को मिला था। इसकी शुरुआत हुई थी दी फ्रेंच रेवोल्यूशन से, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है बहुत ही अच्छे से कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत सारे चेंज देखे, है ना। तो ऐसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन से आइडिया ऑफ द नेशन स्टार्ट हुआ, और फिर ये आइडिया धीरे धीरे कहाँ आ गया? पूरे यूरोप में फैल गया। तो इसके लिए हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। और उसके बाद जब ये आइडिया स्प्रेड हुआ तो इसने स्प्रेड होने के लिए कई सारे रेवोल्यूशंस देखे। उसे हम कवर करेंगे अपने तीसरे टॉपिक, द एज ऑफ रेवोल्यूशंस में, जो कि 1830 से 1848 के बीच में हुई थी। तो हम इन तीनों टॉपिक्स को अब इलेबोरेटिव मैनर में पढ़ेंगे, बट इससे पहले हमें हमारे चैप्टर की बिगनिंग में जो एक प्रिंट दिया है उसे समझना होगा। तो इस लेंदी और थोड़े से कॉम्प्लेक्स चैप्टर की शुरुआत करते हैं फिगर 1 से, जो आपकी बुक में इस तरह से दिखाई दे रही है। अब इस फिगर का इंपॉर्टेंस क्या है? इस फिगर की इंपॉर्टेंस जानने से पहले आपको पता होना चाहिए इस फिगर को प्रिपेयर किया गया था 1848 में फ्रेडरिक सूरो के द्वारा, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। अब ये जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे, इन्होंने वर्ल्ड में होने वाली और कुछ हो गई जो चेंजेस थी उन्हें दिखाया है अपने प्रिंट के थ्रू। तो कौन कौन से चेंजेस को दिखाया है? क्या वर्ल्ड वाइड ड्रीम इनका विजुअलाइज किया गया है इस प्रिंट में, उसे समझते हैं। तो जो वर्ल्ड था इनके प्रिंट में वो किससे बना हुआ था? वो बना हुआ था कुछ प्रिंसिपल से, जो कि थे डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक जैसे प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक को दिखाया गया है किस फॉर्म में? लॉन्ग ट्रेन मार्च कर रही है, यूरोप के लोग, पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्च करते हुए कहाँ जा रहे हैं? डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं। और डेमोक्रेसी की तरफ जाते हुए उन्हें दिखाई दे रही है एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है इसे वो होमेज देते हुए यानी कि रिस्पेक्ट देते हुए जा रहे हैं। ये एक आइडियल है जो कि शो करता है
फ्रीडम को, फ्री होने को। और किससे फ्री होना चाहते हैं? जो एब्सोल्यूटिस्ट पावर्स है, जो मोनार्क्स है, उससे लोग फ्री होना चाहते हैं और अपना एक अलग नेशन स्टेट क्रिएट करना चाहते हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें उनके कॉस्ट्यूम से पहचाना जा सकता है कि वो किस नेशन से बिलोंग करते हैं, और इसके अलावा वो अपने हाथों में अलग अलग नेशन के फ्लैग्स भी कैरी किए हुए हैं। तो अब ये किस तरफ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं डेमोक्रेसी की तरफ। और जाते हुए ये जो लिबर्टी है, जिसे पर्सोनिफाई किया गया है फीमेल फिगर के थ्रू। पर्सोनिफाई क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन है जब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को आप एट्रीब्यूट्स दे देते हो किसके? जो लिविंग बींग्स हैं। मतलब अब वो स्टैचू कोई असली इंसान तो नहीं है, या फिर वो जो आइडिया दिया हुआ है लिबर्टी का, उसको कॉन्क्रीट फॉर्म दे दी गई है ताकि लोगों को दिखाई दे वो फीमेल फिगर की फॉर्म में। तो ये जो फीमेल फिगर है ये कैरी किए हुए है एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट और दूसरे हाथ में द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। तो याद रखना यहाँ पर सिर्फ मैन के राइट्स की बात हो रही है। और ये जो टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है ये दिखाता है लोगों के रीजन बेस्ड होने को, रैशनल बीइंग बनने को। और इसके अलावा जो चार्टर है वो आपको पता लग रहा है कि वो सारे राइट्स इसमें लिखे गए हैं जो एक मैन को मिलने चाहिए। इसके अलावा देखा जा सकता है कि हेवन में बहुत सारे अलग अलग गॉड्स हैं, सेंट्स हैं, और ये सारे सिंबल है फ्रेटर्निटी का, ब्रदरहुड का। किसका सिंबल है? फ्रेटर्निटी, जिसे हम भाईचारा, ब्रदरहुड कहते हैं। अब ये ऐसा विजन है जो सच होना एक तरह से नामुमकिन है, तो इसलिए इसे यूटोपियन विजन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूटोपियन विजन। तो ये यूटोपियन विजन किसका था? फ्रेडरिक स्यूरो का, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट है जिन्होंने अपने सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स बनाए 1848 में। अब इसके अलावा यहाँ पर आपको एक और चीज दिखाई दे रही होगी फोर फ्रंट में, बिल्कुल आगे स्कैटर्ड कुछ ऐसे चीजें पड़ी हुई है जो मोनार्क का सिंबल होती है, और वो बिल्कुल नीचे शैटर्ड पड़ी हुई है। इसका मतलब क्या है कि मोनार्की को खत्म करके अब ट्रांजिशन हो रहा है दूसरे सिस्टम की तरफ, जो है डेमोक्रेसी। तो ये जो एब्सोल्यूटिस्ट पावर है इनका क्या किया जा रहा है? एंड किया जा रहा है। तो यहाँ पर एब्सोल्यूटिस्ट पावर को खत्म करने की बात हो रही है। यहाँ दिखाया जा रहा है कि एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस को खत्म करके लोग दूसरे सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं, और इनमें सबसे आगे जो है वो अमेरिका एंड स्विट्जरलैंड है। उनके पीछे बस लाइन को क्रॉस करने ही वाले फ्रांस के लोग हैं, और फ्रांस के पीछे जर्मनी, जर्मनी के पीछे ऑस्ट्रिया, एंड बहुत सारे और भी लोग इन्हें फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो प्रिंट है ये आपको तस्वीर दिखा रहा है कि कैसे धीरे धीरे पूरा यूरोप शामिल हो रहा है इस नेशनलिज्म के आइडिया में, और नेशन स्टेट को क्रिएट करने के लिए अपने अपने फ्लैग्स लेकर निकल पड़े हैं। अब यहाँ आपको एक बात को ध्यान रखना होगा कि जो नेशन स्टेट है, जिस कॉन्सेप्ट को नेशनलिज्म के अंडर स्टार्ट किया गया था, वो मॉडर्न स्टेट से थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ा नहीं, बहुत डिफरेंट है, क्योंकि इस नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने का आइडिया ही ये था कि यहाँ पर जो कल्चर है, जो लैंग्वेज है और हिस्ट्री, इन सभी को जो कम्युनिटी, जो लोग शेयर करते होंगे, उनका एक नेशन स्टेट बनाया जाएगा। लेकिन आज के मॉडर्न स्टेट को अगर हम देखें, जैसे हमारे इंडिया का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, तो हमें वहां पर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, चाहे वो लैंग्वेज के बेसिस में हो या फिर अपने कल्चर के बेसिस में। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन से। जैसा कि आपको पता है 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन की पहली स्पार्क देखी गई थी, और ये ही वो दौर था जहां से चेंजेस होनी शुरू हुई थी। पहले मोनार्की, और मोनार्की को चेंज करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में फ्रांस को बदल दिया गया था। धीरे धीरे इसे रिपब्लिक में और आगे जाकर डायरेक्टरी में बदला गया। लेकिन
फाइनली यहाँ पर डिक्टेटरशिप आ गई, जो कि नेपोलियन बोनापार्ट लेकर आए थे। तो इस डिक्टेटरशिप के आने के बाद जो हुआ उसे हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कैसे नेपोलियन ने अपना कोड लगाकर, सिविल कोड ऑफ 1804 जिसे कहते हैं, बहुत सारे चेंजेस फ्रांस के अंदर किए और धीरे धीरे जहां जहां वो कॉन्कर करते गए वहां वहां उन्होंने चेंजेस किए। पर उससे पहले हम जान ले जरा कि जो हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज हैं उन्होंने कैसे अपने इस नेशनलिज्म के आइडिया को आगे बढ़ाया। तो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाने के लिए, लोगों के अंदर इस नेशन स्टेट को क्रिएट करने की फीलिंग लाने के लिए कई सारे प्रयास, कई सारे मेथड्स अपनाए गए। तो पहला मेजर जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने लिया ताकि एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी और कॉमन आइडेंटिटी या बिलोंगिंग्स लोगों के अंदर भर सके अपने नेशन स्टेट के लिए, वो था द आइडिया ऑफ ला पैट्रे एंड ले सिटोयन को एम्फसाइज करने का। तो ला पैट्रे का मतलब क्या होता है? दी फादरलैंड। एंड ले सिटोयन का मतलब है दी सिटीजन। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो सिटीजन्स है उनका उनकी फादरलैंड पर बराबर हक होना चाहिए, यानी कि सभी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, यूनिफॉर्म लॉज होने चाहिए सभी के लिए। तो यहाँ यूनिफॉर्म लॉज को फॉर्मुलेट किया गया। इसके अलावा अपने लिए एक फ्रेंच फ्लैग बनाया गया ट्राई कलर का। तो फ्रेंच फ्लैग आपको पता होगा किस कलर का दिखाई देता है? रेड, व्हाइट, ब्लू। तो इस तरह से ट्राई कलर का फ्लैग वो लेकर आए। और इसके अलावा हाइंस, जो कि देशभक्ति के गाने हैं, उन्हें चलाना शुरू किया ताकि लोगों के अंदर देशभक्ति जागे, ताकि लोगों के अंदर अपने नेशन को क्रिएट करने की एक चाह बढ़े। इसके अलावा और भी काम हुए, जैसे कि तो यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर आना, वेट्स एंड मेजर को स्टैंडर्डाइज करना, इसके अलावा एक कॉमन लैंग्वेज को फ्रांस के लोगों के लिए प्रमोट करना, ताकि फ्रांस के लोग एक कॉमन लैंग्वेज से बंध जाए। तो वो कॉमन लैंग्वेज क्या था? फ्रेंच, जो कि पेरिस में बोली जाती थी। इन्होंने ऐसे मेजर्स अपनाए ताकि ये लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को ज्यादा से ज्यादा भर सके। इसके अलावा इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को बंद कर दिया गया। तो कस्टम ड्यूटीज क्या होती हैं? जब भी किसी गुड्स या सर्विसेज को एक्सचेंज करते समय जो बीच में आप लोगों को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर सामान ले जाने के लिए टैक्स लगाया जाता है, उसे कस्टम ड्यूटी कहा जाता है। अब इसको अबॉलिश कर दिया गया, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को। इसके अलावा हमने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर कि जो थर्ड एस्टेट जनरल थी उसने अपना नेम चेंज करके क्या रख दिया? नेशनल असेंबली। तो रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। अब किसने रीनेम किया अपने आप को नेशनल असेंबली एज नेशनल असेंबली? एस्टेट जनरल was renamed as नेशनल असेंबली। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज का मकसद सिर्फ फ्रांस को ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप को लिबरेट करना था, जिसे आगे बढ़ाया फ्रेंच आर्मीज ने। फ्रेंच आर्मीज जहां जाती वहां नेशनलिज्म के आइडिया को प्रमोट करती। तो फ्रेंच आर्मीज को हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी भी कहा गया, जो लिबर्टी को लेकर आने वाले हैं। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने
सिविल कोड ऑफ 1804 को इम्प्लीमेंट किया, जिसे हम नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। इस कोड के अंदर काफी सारे ऐसे फीचर्स थे जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। इसलिए जब फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट अपना सिविल कोड लेकर आए तो काफी लोगों ने इसे पसंद किया। तो आइए समझते हैं इसके फीचर्स को। सबसे पहला फीचर है अबॉलिशन ऑफ बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस, यानी कि जो प्रिविलेजेस किसी को बर्थ के बेसिस में मिलती हैं, जो राइट्स कोई पर्सन बर्थ के बेसिस में एंजॉय करता है, जैसे राजा का बेटा अगला राजा होगा, तो ये बर्थ बेस्ड ही तो है। यहाँ पर एफिशिएंसी नहीं बल्कि बर्थ को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो इस चीज को नेपोलियनिक कोड के अंदर खत्म कर दिया गया। दूसरा, इक्वालिटी बिफोर दी लॉ, यानी कि सब लोग कानून के आगे बराबर होंगे। तो ये भी एक अच्छी चीज थी जो नेपोलियनिक कोड का फीचर बन गई। इसके अलावा राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किया गया और यूनिफॉर्म लॉज लाए गए। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया। इसके अलावा स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स को स्टार्ट किया गया। 7th पॉइंट है पेजेंट्स को फ्री कर दिया गया फ्रॉम सर्फडम एंड मेनोरियल ड्यूज। तो अब ये सर्फडम एंड मेनोरियल ड्यूज क्या होता है? सर्फडम एज अ सर्व, आप उन्हें सर्विस दे रहे हो, ठीक है। और दूसरा मेनोरियल ड्यूज, जब लॉर्ड्स अपनी ऐसी सर्विसेज को देने के लिए या अपनी स्टेट को देने के लिए टेनेंट्स या पेजेंट से पेमेंट लेते हैं तो उसे हम कहेंगे मेनोरियल ड्यूज। इस चीज से भी पेजेंट्स को फ्री कर दिया गया। इसके अलावा उन्होंने इम्प्रूव की ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके अलावा एक कॉमन नेशनल करेंसी रख दी गई। तो नेपोलियनिक कोड के अंदर ये सभी फीचर्स लोगों को काफी पसंद आए, जैसे पार्टीशंस, पेजेंट्स, बिजनेसमैन, इन सभी के लिए एक तरह से ये न्यू फाउंड फ्रीडम की तरह थी। और धीरे धीरे ये सारे नेपोलियनिक कोड उस जगह पर भी फैलते गए जहां जहां नेपोलियन ने अपने आर्मीज भेजी और एरिया को कॉन्कर कर दिया। जहां जहां नेपोलियन बोनापार्ट किसी भी एरिया या रीजन को कॉन्कर करते वहां पर अपना नेपोलियनिक कोड लगा देते। नेपोलियनिक कोड में सिर्फ फीचर्स ही नहीं बल्कि कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक मिक्स्ड फीलिंग आई, जिसमें कुछ लोगों को पहले तो ये सारी चीजें बहुत पसंद आई, लेकिन ड्रॉबैक्स देखने के बाद वो काफी ज्यादा हॉस्टाइल हो गए। तो हम बात करते हैं अब ड्रॉबैक्स की। ड्रॉबैक्स क्या थी? सबसे पहला ड्रॉबैक था सेंसरशिप, यानी कि सप्रेशन ऑफ राइट टू स्पीच। अथॉरिटी जो कंट्रोल करके रखे कि किस तरह से चीजें बाहर आएंगी, चाहे वो रिपोर्टर है या फिर राइटर है, ये लोग कैसे किसी चीज को एक्सप्रेस करेंगे, स्पीच करेंगे, उसमें सारा कंट्रोल एक गवर्निंग बॉडी का होता है। तो ऐसे ही नेपोलियन बोनापार्ट ने भी सेंसरशिप को लागू कर दिया, जिसके अंडर इन्होंने राइट टू स्पीच लोगों से छीन लिया। इसके अलावा इंक्रीज्ड टैक्सेस काफी ज्यादा बढ़ा दिए। अब टैक्सेस बढ़ने की वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आ रही थी, तो ये भी एक ड्रॉबैक हुआ। और थर्ड ड्रॉबैक था फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन टू जॉइन फ्रेंच आर्मीज।
तो फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन करने के लिए जबरदस्ती लोगों को भर्ती किया जा रहा था। अब फ्रेंच आर्मी में ज्यादा से ज्यादा लोग क्यों चाहिए थे? क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने एक सपना देखा था पूरे यूरोप को कॉन्कर करने का, और इसलिए वो सारी फ्रेंच आर्मी को बढ़ाने की, अमाउंट में बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड टॉपिक के साथ, जो कि है द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके अलावा अगर आपको रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट socialsciencesimplified.com पर भी विजिट कर सकते हैं। वहां आपको क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज, असर्शन रीजन एंड क्विजेस जैसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।